हेलो बच्चों। तो हम आपको सेमीकंडक्टर बता रहे थे। सेमीकंडक्टर में वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर और ईएनपीएन ट्रांजिस्टर दोनों के बारे में हमने क्लियर कर दिया। ये भी बताया कि एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर से अच्छा होता है। इसके क्या कारण है, यूपी बोर्ड में ये पूछा भी जाता है। तो इसका कारण हमने बताया था कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो आवेश वाहक है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जबकि पीएनपी ट्रांजिस्टर में आवेश वाहक कोटर होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की चलनशीलता कोटरों से अधिक होती है। यही कारण है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर से अच्छा होता है। आज हम लोग पढ़ाएंगे आपको ट्रांजिस्टर परिपथ के विन्यास। ट्रांजिस्टर परिपथ के विन्यास यानी ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, यानी किसी परिपथ में जो ट्रांजिस्टर लगा है, ट्रांजिस्टर का काम क्या है। ट्रांजिस्टर के कई प्रकार के उपयोग है। मुख्य रूप से 3 उपयोग ज्यादा पॉपुलर है। पहला उपयोग है ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में काम करता है, जिसको कहते हैं एम्प्लीफिकेशन। दूसरा, ट्रांजिस्टर दोलित्र के रूप में काम करता है, ऑसिलेशन। और ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में काम करता है। और भी है, ये 3 आपके मस्ट हैं। तो ट्रांजिस्टर किसी भी परिपथ में अगर हम जोड़ दें, तो किसी भी परिपथ में ट्रांजिस्टर को जोड़ने के लिए हमको 2 इनपुट की जरूरत पड़ेगी और 2 आउटपुट की जरूरत पड़ेगी। जैसे एम्पलीफायर माइक्रोफोन में क्या होता है, जो एम्प्लीफिकेशन होता है उसमें आपको माइक्रोफोन होता है जिसमें वक्ता बोलता है और उसकी आवाज लाउड स्पीकर से बाहर निकलती है, जिसको लोग सुनते हैं। इसका मतलब माइक्रोफोन में 2 आपके तार होंगे जो इनपुट का काम करेगा, और जो लाउड स्पीकर है उसमें से भी 2 तार होंगे जो आउटपुट का काम करेगा। यानी इसमें 2 निवेशी और 2 निर्गत होंगे। 2 निवेशी मतलब 2 इनपुट और 2 आउटपुट। तो आपको पता है ट्रांजिस्टर में तो 3 होता है। ट्रांजिस्टर में पहला जो भाग होता है उसको बोलते हैं उत्सर्जक इमीटर, दूसरा भाग जो होता है आधार बेस, और तीसरा जो भाग होता है उसको कहते हैं संग्राहक कलेक्टर। यानी ट्रांजिस्टर में होता है ई, बी और सी। अब ई, बी, सी के माध्यम से हमको इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन विन्यास तैयार करना है जिसमें 2 इनपुट हो और 2 आउटपुट हो। इसका मतलब एक उसमें कॉमन होगा। अब जैसे मान लीजिए ये दोनों इनपुट हो गए, तो ये दोनों किसका काम करेंगे, आउटपुट। यानी ये इनपुट और ये आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट में कॉमन क्या है, बी कॉमन हो गया। तो जब बी कॉमन है तो उसको बोलेंगे उभयनिष्ठ आधार विन्यास। ठीक है, देख रहे हैं कि बेस जो है वो दोनों में कॉमन है, और जो कॉमन होगा उसको पृथ्वी से कनेक्ट कर देना है। जो दोनों में कॉमन है वो हमेशा जो है न्यूट्रल होगा, यानी पृथ्वी से कनेक्टेड होगा। तो इसमें कॉमन हो जाएगा बेस, तो ये कहलाएगा उभयनिष्ठ आधार विन्यास। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। मतलब पहले हमने आधार को कॉमन किया तो उभयनिष्ठ आधार विन्यास, हमने उत्सर्जक को कॉमन किया तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, और हमने अगर संग्राहक को कॉमन किया तो उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास। क्लियर हुआ। मतलब एक आपका है 3 ई, बी, सी। अब इसको ऐसे कंबाइन करना है कि इसमें से 2 तार इनपुट में चले जाए और बाकी के 2 तार आउटपुट में। जैसे ये देखो, ये 2 मिलकर क्या हो गए, इनपुट। अब ये 2 मिलकर क्या हो गए, आउटपुट। ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। तो ये बीच वाला देख रहे हैं दोनों में कॉमन है ना, तो कॉमन इसमें क्या हो गया, बेस। तो उभयनिष्ठ आधार विन्यास, इसको कहेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में देखिए, ये जो बी है कॉमन है, जो कॉमन है कहाँ जुड़ेगा, पृथ्वी से। अब ये हो गया ई, इमीटर, और क्या बचा, सी। सी आपका संग्राहक, जिसको बोलेंगे कलेक्टर। तो इसमें देखिए ध्यान से, इसमें बेस कॉमन है। अब बेस कॉमन है तो ये देखो ई और बी किसका काम करेगा, इनपुट निवेशी परिपथ का। ये निवेशी हो गया आपका, ठीक है। और ये सी और बी ये दूसरे का काम करेगा, जो कहलाएगा निर्गत आउटपुट।
मतलब ये निवेशी वोल्टेज अगर हम दिए, ये देखिए निवेशी हम दिए तो ये एम्प्लीफिकेशन करके क्या कर देगा, इसका प्रवर्धन, मतलब निर्गत में। निवेशी और निर्गत में देख रहे हैं कि कलांतर कितना होगा, 180 अंश। तो एम्प्लीफिकेशन में जो भी परिपथ है, उभयनिष्ठ आधार का हो, उभयनिष्ठ उत्सर्जक का हो, उभयनिष्ठ संग्राहक का हो, उसमें हमेशा कलांतर 180 का होगा। मतलब निवेशी वोल्टेज और निर्गत वोल्टेज हमेशा 180 के कलांतर पे होंगे। मतलब ये देखिए, ये ऊपर वाला भाग है निवेशी और ये देखिए नीचे वाला भाग है निर्गत। देख रहे हैं कि ये एक ऊपर है दूसरा नीचे, यानी कलांतर में कितना हो गया, 180। अब जरा देखिए, ये आपका पहला हो गया उभयनिष्ठ आधार विन्यास। अब हम क्या करते हैं, दूसरा नंबर इसको हम 2 कर दिए, उभयनिष्ठ उत्सर्जक। अब उभयनिष्ठ उत्सर्जक का मतलब उत्सर्जक जो होगा वो कॉमन होगा। तो हमने सीधे सीधे बता दिया कि जो कॉमन होगा बेटा किससे जुड़ेगा, पृथ्वी से। कॉमन कौन है, उत्सर्जक। उत्सर्जक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ई। तो यहां आपका हो जाएगा ई, ठीक है। ये क्या बचा आपका बी और ये बच गया आपका सी, ठीक। अब ये देखिए, इसमें आपको बी और ई मतलब आधार और जो उत्सर्जक है वो निवेशी वोल्टेज का काम करेगा, और जो संग्राहक और इमीटर है वो निर्गत वोल्टेज का काम करेगा। यानी इनपुट आउटपुट कलांतर कितना होगा, 180। तीसरा देखिए, उभयनिष्ठ उत्सर्जक के बाद क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ संग्राहक। उभयनिष्ठ संग्राहक, अब संग्राहक को क्या कहेंगे, कलेक्टर सी। तो जो उभयनिष्ठ है किससे जोड़ देना है, पृथ्वी। अब यहाँ देखिए हो जाएगा सी, एकदम सिंपल है, ये सी पृथ्वी से जुड़ गया, ये बी है, क्या बचा आपका ई। तो इसको हम कर देते हैं आपका जो हो गया ई। करंट ये बदल जाएगा, करंट हमेशा सी से होगा आपका, क्योंकि जितने भी आपको उभयनिष्ठ परिपथ है उसमें लगभग एन-पी-एन ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है ये हमने बता दिया, क्योंकि वो अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, इसको इसके पहले वाले वीडियो में लेक्चर में हमने बता दिया। तो यहाँ देखिए बी और सी के बीच क्या लगा दोगे, इनपुट, और ई और सी के बीच क्या लगा दोगे, आउटपुट। एकदम सिंपल सी बात है। तो ट्रांजिस्टर परिपथ में 3 तरह के विन्यास होंगे, उभयनिष्ठ, पहला आधार विन्यास। तो आप क्या करिए, आधार विन्यास में यहाँ बी कर दो, यहाँ ई कर दो, यहाँ सी कर दो, फिर आपका जो हो गया यहाँ कर दो आप जो है ई और इसको कर दो सी। करंट आपका सी से फ्लो करेगा क्योंकि एन-पी-एन ट्रांजिस्टर है, ठीक। दूसरा क्या है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक। पहला आपका विन्यास क्या था, उभयनिष्ठ आधार विन्यास, आधार विन्यास ये हो गया। उसके बाद क्या था, उभयनिष्ठ उत्सर्जक। उत्सर्जक अब कॉमन है ना, तो जो कॉमन होगा उसको किससे जोड़ देना, पृथ्वी। पृथ्वी से जहां बी है वहां ई कर दो। अब ई जुड़ गया तो क्या बचा, बी और सी, यहाँ बी कर दो और ये सी कर दो, उभयनिष्ठ उत्सर्जक हो गया। अब क्या हो गया, उभयनिष्ठ संग्राहक। अब संग्राहक उभयनिष्ठ है तो संग्राहक को क्या करिए, पृथ्वी से जोड़ दीजिए। जहां ई है वहां सी हो गया, ये बी है और यहाँ क्या हो जाएगा आपका सीधे सीधे ई। करंट का जो डायरेक्शन हो गया आपका जस्ट ये हो गया, ये आपका। अब ये तीनों जो विन्यास हैं, ठीक है। अब 3 विन्यास आपने पढ़ लिया। पहला विन्यास पढ़ा सीबी, दूसरा विन्यास सीई और तीसरा विन्यास सीसी। पहले को कहेंगे सीबी का मतलब कॉमन बेस, सीई का मतलब कॉमन इमीटर और सीसी का मतलब कॉमन कलेक्टर। इसमें ये जो बीच वाला है नंबर 2 ये सबसे अच्छा होता है। मैक्सिमम जितने भी एम्प्लीफिकेशन है उसमें कॉमन उत्सर्जक मतलब आपका जो हो गया उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास का ही प्रयोग करते हैं। कारण यह है कि इसकी रेजिस्टेंस अस्थायित्व वैल्यू जो होती है काफी अच्छी होती है, इसलिए उभयनिष्ठ विन्यास में आपका उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास का हम प्रयोग करते हैं। अब उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के बारे में हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे अच्छा विन्यास कौन सा हो गया, सबसे अच्छा विन्यास हो जाएगा उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, ठीक है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास यानी कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। अब कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हमने विन्यास देके बना दिया, ये विन्यास हो गया, ध्यान दीजिएगा।
इस विन्यास में कॉमन कौन है? उत्सर्जक। उत्सर्जक का मतलब ईमीटर, तो ईमीटर आपका पृथ्वी से जुड़ जाएगा, देखो ई, और ये आपका पृथ्वी से जुड़ गया, ये आपका पृथ्वी से जुड़ गया। ठीक है, बचा क्या आपका? इसमें बचा आपको बी और सी, तो ये आपका हो गया बी और ये ऊपर वाले को सी, ये करंट फ्लो करा दीजिए। एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। तो किसी भी परिपथ में उभयनिष्ठ उत्सर्जक अगर विन्यास लगा है एम्प्लीफिकेशन के रूप में, प्रवर्धक के रूप में, तो उसमें 3 तरह के लाभ होंगे। 3 तरह के लाभ में पहला लाभ जो होता है धारा लाभ। पहला जो लाभ होता है धारा लाभ, यानी करंट गेन। तो धारा लाभ क्या है? सबसे पहला इसमें इनपुट समझिए। इनपुट क्या हो गया? इनपुट ये है, और ये क्या हो गया आपको? आउटपुट। जो कॉमन है उसकी बात नहीं करनी है, तो इनपुट और आउटपुट में ये कॉमन हो गया, तो इसको भूल जाइए। इनपुट बेस है, तो इसका करंट कितना हो जाएगा? IB, और आउटपुट कौन है? कलेक्टर है, तो इसका करंट हो जाएगा IC। यानी किसी उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में निर्गत धारा में होने वाले परिवर्तन और निवेशी धारा में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को, निर्गत धारा में होने वाले परिवर्तन, तो निर्गत धारा कौन सी है बोलो? निर्गत धारा IC, और निवेशी धारा कौन सी है? निवेशी धारा IB। अब इसमें परिवर्तन, तो परिवर्तन में IC में परिवर्तन कितना हो जाएगा? डेल्टा IC, और IB में परिवर्तन कितना आ जाएगा? डेल्टा IB। इन्हीं के अनुपात को हम कहेंगे धारा लाभ, जिसको शो करते हैं बीटा। और चूंकि हमेशा ये किसके लिए है? आपका जो हो गया AC परिपथ के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के लिए होता है, तो यहाँ AC भी लिख सकते हैं। तो ये बीटा AC बराबर डेल्टा IC बटे डेल्टा IB, निर्गत धारा में होने वाले परिवर्तन और निवेशी धारा में होने वाले परिवर्तन। समझ जाइएगा, उभयनिष्ठ उत्सर्जक है, यानी उत्सर्जक कॉमन हो गया, तो आपको B निवेशी का काम करेगा, तो उसकी धारा IB। निर्गत किसका काम कर रहा है? संग्राहक का, तो धारा IC। इसमें परिवर्तन डेल्टा IC, इसमें परिवर्तन डेल्टा IB, तो डेल्टा IC बटे डेल्टा IB, इसी के अनुपात को कहेंगे धारा लाभ। किससे शो करेंगे? बीटा। तो बीटा बराबर डेल्टा IC बटे डेल्टा IB। सामान्य तरह के जितने भी परिपथ है उसमें बीटा का मान 20 से 200 होता है। जितने भी सामान्य परिपथ है उसमें बीटा का जो मान होता है 20 से 200। अब कहोगे सर इसके आगे आप मात्रक नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यह अनुपातिक राशि है, ऊपर धारा नीचे भी धारा, न इसका कोई मात्रक होगा न ही कोई इसकी बीमा होगी, क्योंकि डेल्टा IC बटे डेल्टा IB दोनों का अनुपात समान है, इसलिए यह अनुपातिक राशि हो गई। आप शुरू में ही पढ़े, अनुपातिक राशि जितनी भी है बीमाहीन और मात्रकहीन होती हैं। तो बीटा का मान 20 से 200 के बीच हो गया। पहला क्लियर हो गया धारा लाभ। ठीक है, दूसरा जो लाभ होता है, यहां देखिए, दूसरा जो लाभ होता है वोल्टेज लाभ। दूसरा लाभ होता है वोल्टेज लाभ। वोल्टेज लाभ को कहते हैं वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन में क्या है आपका जो है? निवेशी क्या हो गया? B, तो निवेशी वोल्टेज आपका हो जाएगा VB, और आपका निर्गत वोल्टेज हो जाएगा VC। इसका मतलब निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन, तो निर्गत वोल्टेज है VC, परिवर्तन डेल्टा VC, और निवेशी वोल्टेज कितना है? VB, तो इसमें परिवर्तन डेल्टा VB। इसी के अनुपात को कहते हैं वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन को रिप्रेजेंट करेंगे AB से। जो वोल्टेज गेन हो गया उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे AB, तो AB बराबर डेल्टा VC बटे डेल्टा VB। ओम का नियम आप लोग पढ़े होंगे, R बराबर V बटे I होता है। ओम का नियम आप लोग पढ़े हैं, R बराबर V बटे I, तो यहां से V का मान कितना आ जाएगा? I गुणे R। अब अगर डेल्टा VC है, VC का मतलब हो गया आउटपुट, तो यह हो जाएगा आपको डेल्टा IC। देखिए डेल्टा VC है तो डेल्टा IC इंटू R आउट। R आउट का मतलब हो गया आपका
निर्गत प्रतिरोध। अब निवेशी के लिए कितना हो जाएगा, डेल्टा वी बी निवेशी, तो डेल्टा वी बी के लिए डेल्टा आई बी गुणे आर इन। अब आपने डेल्टा वी सी का मान निकाल लिया, मतलब निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन, और डेल्टा वी बी का मान निकाल लिया, निवेशी वोल्टेज में परिवर्तन। अब इसका मान हम रख देते हैं समीकरण में। अब देखिए, अब इसका मान हम समीकरण में रख दें, ऊपर लिख रहे हैं देखिए, ए भी इक्वल कितना है, डेल्टा वी सी अपान डेल्टा वी बी। अब डेल्टा वी सी का मान कितना निकाले हो, डेल्टा आई सी गुणे आर आउट। आर आउट का मतलब निर्गत प्रतिरोध बटे डेल्टा आई बी इंटू आर इन निवेशी प्रतिरोध। अभी आप लोग पढ़े डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई बी। यहां देखो डेल्टा आई बी, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं इसको, डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई बी, डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई बी इंटू आर आउट बटे आर इन। अब ये देखिए आप लोग पढ़े, इसको क्या लिख सकते हो, बीटा ए सी मतलब धारा लाभ, और इसको हम क्या कहेंगे, निर्गत प्रतिरोध बटे निवेशी प्रतिरोध। यहां देखो, निर्गत धारा बटे निवेशी धारा, धारा लाभ, निर्गत वोल्टेज बटे निवेशी वोल्टेज, वोल्टेज लाभ। तो उसी के नियम से निर्गत प्रतिरोध बटे निवेशी प्रतिरोध, तो इसको हम कर देंगे प्रतिरोध लाभ, इसको हम नाम देंगे प्रतिरोध लाभ। तो ये आपका प्रतिरोध लाभ हो गया, दो मिल गया, धारा लाभ प्रतिरोध लाभ। एक तीसरा इसमें होता है शक्ति लाभ। पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा देखिए शक्ति लाभ। अब शक्ति लाभ क्या है, तो शक्ति का मतलब हो गया पावर। आप पहले ही पढ़े हो कि पावर क्या होता है, पावर का मतलब V गुणे I, मतलब वोल्टेज में धारा से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो वो शक्ति मिल जाएगा। अब यहाँ शक्ति लाभ निकालना है, तो शक्ति लाभ अगर है तो शक्ति लाभ के लिए क्या हो जाएगा, P को अगर हम शक्ति ना मान के शक्ति लाभ ले ले तो V क्या होगा, V वोल्टेज है तो वोल्टेज लाभ, I क्या है, धारा है तो धारा लाभ, ठीक है। P बराबर V इंटू आई है। अब P शक्ति है तो लाभ के कंडीशन में शक्ति लाभ बराबर वोल्टेज लाभ गुणे धारा लाभ। अब देखिए वोल्टेज लाभ का मान आप लोग निकाले हो, वोल्टेज लाभ का मतलब ए भी और धारा लाभ का मतलब बीटा। वोल्टेज लाभ का मान कितना है, बीटा गुणे प्रतिरोध लाभ, प्रतिरोध लाभ। अब गुणे क्या है, बीटा, बीटा कै बार आ गया, दो बार, तो बीटा स्क्वायर गुणे क्या, गुणे हो जाएगा प्रतिरोध लाभ। तो ये आपका शक्ति लाभ का सूत्र हो गया, शक्ति लाभ बराबर बीटा का स्क्वायर गुणे प्रतिरोध लाभ। तो किसी भी अगर परिपथ में कॉमन इमीटर का ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी अन्य से अधिक होती है, अन्य कॉन्फ़िगरेशन से, और एम्प्लीफिकेशन में करेंगे तो भाई परिपथ में अगर हम किसी चीज को जोड़े तो उससे लाभ लेना है ना। तो लाभ कई प्रकार के होंगे, तीन प्रकार के, धारा लाभ ये क्लियर कर लिया हमने, वोल्टेज लाभ, और ये आपका हो गया शक्ति लाभ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और बेटा अधिक से अधिक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, हमको ये नहीं पता चल पाएगा कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। आप इसको पढ़िए क्योंकि लॉकडाउन देखिए बहुत लंबा चलेगा, ये भी कोई जरूर नहीं कि जुलाई में लॉकडाउन खुले जाए। तो पढ़ना तो है, एजुकेशन से जुड़े तो वही आपका काम है, अदर कोई काम है नहीं। तो इस कंडीशन में आप लोग पढ़ते चलिए, जो चीज आप लोगों को नहीं समझ में आती है वो चीज कमेंट करिए, या मैंने आप लोगों को मोबाइल नंबर दे रखा है 91 40 92 66 75। इस नंबर पे आप लोग जुड़िए अधिक से अधिक। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे जुड़िए। अगर मेरी कोचिंग में आप पढ़ते हो या किसी अदर कोचिंग में पढ़ते हो तो इस व्हाट्सएप पे जुड़िए, अपना नाम लिखिए, आपका नाम क्या है, मैं एक ग्रुप बना दूंगा, उस ग्रुप में ये करूंगा कि आप लोग को अलग से होमवर्क दूं। ये चीजें तो क्लियर हो रही है। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम को बता पाना संभव नहीं है, तो इस कंडीशन में इस नंबर पे अधिक से अधिक आप लोग। ठीक, थैंक यू।